हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडेज लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 23, हम जिसमें आज पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई विल टेल यू कि ये लेक्चर से पहले आप लास्ट लेक्चर जरूर पढ़ के आए होंगे, क्योंकि बेसिकली उसमें हमने 22nd लेक्चर में पूरा क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया पढ़ा है ना, जिसमें कॉफिन्स का और स्टैम्प्स का क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन, कहाँ पे कितना रेनफॉल, कहाँ पे किस टाइप का टेम्परेचर. अगर उस टाइप के अगर आपने उसको नहीं पढ़ा होगा या उस टाइप की आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो कैसा वेजिटेशन किस एरिया में बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन होता है, आपको ये समझ नहीं आएगा. तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि बिफोर आई गोइंग टू दिस लेक्चर फर्स्ट स्टडी अबाउट द लास्ट लेक्चर, उसको देख के फिर ये लेक्चर को कंटिन्यू करिए. ओके, दिस इज फॉर यू लेक्चर प्रोवाइडेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची सहानी. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई विल टेल यू कि हमारी टीम के द्वारा जो है पूरे आपके जो एपीपीएससी में 6 पेपर्स होते हैं, लाइक जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6, वो पूरे कवर कराए जा रहे हैं. इफ यू आर लाइकिंग इट देन जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. और अभी जो हम जैसे पढ़ रहे हैं तो जीएस पेपर 1 का पार्ट भी कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. कुछ जो भी क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली पूछते भी हैं, और आपको जो इनकमिंग भी जो बच्चे नए हैं उन लोगों को भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, है ना. हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं. ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हम ये बताना, ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा 2020 से जो अभी रिसेंट में सिलेबस चेंज हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेट सिलेबस ही हमारी पूरी टीम आपके लिए आपका नया कंटेंट पूरा रेडी करके जो है आपको प्रोवाइड कर रही है. उस कंटेंट में भी बहुत बेस्ट जो क्वालिटी मटेरियल आपको मिलना चाहिए या लेक्चर्स, क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स मिलने चाहिए, वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं. जिसमें कि आज जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम कवर कर रहे हैं, हम एमपीपीएससी पेपर 1 जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें पार्ट बी, जिसमें लास्ट फ्यू लेक्चर्स में अराउंड 14 to 15 लेक्चर्स में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर रखा है. अगर आपने नहीं पढ़ा है देन फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरा मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स, ज्योग्राफिकल फिनोमिना और वर्ल्ड क्लाइमेट हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है. ओके, तो उसको कंप्लीट करा रखा है. बेसिकली जिनने नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको कवर करें. नेक्स्ट उसके बाद अभी जो है हम ऑनगोइंग चल रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्लाइमेट पढ़ा था. उससे पहले फिजिकल फीचर्स कैसे डिवाइड है इंडिया के, वो कंप्लीट कर चुके हैं हम. राइट नाउ आज हम वेजिटेशन पढ़ने वाले हैं. ये क्लाइमेट का सब पार्ट होता है कि किस टाइप का जो वेजिटेशन किस एरिया में मिलता है. उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज कवर करेंगे. देन उसके बाद वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स यूनिट 3 ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में, जिसमें कि जैसे हमने वर्ल्ड की, इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ी, ऐसे ही हम पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे. नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे. मेजर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो मध्य प्रदेश के, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे किस किस टाइप की जो है इंडस्ट्रीज, कौन से एरिया और स्पेसिफिक सेक्टर जो है कौन से लोकेशन को में जो है सेटल्ड आउट है, हम वो सब देखेंगे. और उसके बाद हम ट्राइब्स को कंप्लीट करेंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम फिर यूनिट 4 की तरफ शिफ्ट करेंगे, इन विच वाटर और डिजास्टर मैनेजमेंट की, वाटर की ड्रिंकिंग सप्लाई कैसे होती है, ग्राउंड वाटर को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, लेक्स में बहुत ज्यादा एवोपोरेशन हो रहा है या सिल्टेशन हो रहा है, तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कहते हैं टैकल आउट कर सकते हैं. ऐसी डिजास्टर जो, चाहे वो ह्यूमन डिजास्टर हो चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, उनको हम कैसे सिचुएशंस को जो है रिहैब कर सकते हैं, प्रिवेंट ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है, कुछ चाहे गवर्नमेंट हो या लेजिस्लेटिव मेजर्स भी उठाए जाते हैं. तो क्या कोई ऐसा एक्ट है, क्या कोई ऐसा लॉ है जो कि डिजास्टर के रिलेटेड है, तो हम उन सब चीजों को देखेंगे. और एट लास्ट जो है जो नई नई टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी में यूज की जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है हमने पता लगाया कि कौन से एरिया में एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस बार कैसी रही है ना. तो ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है, रिमोट सेंसिंग बेसिकली टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, हमें सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसको. और बाकी जो है रिमोट सेंसिंग के मतलब बेसिकली ये सैटेलाइट्स और ये सब काम कैसे करती हैं, उनको और ज्यादा डेप्थ में आपको जाना होगा, देखना होगा या पढ़ना होगा. तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है या टॉपिक है उसमें भी कवर कराया गया है ये टॉपिक. फिर उसके बाद ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स है कैसे वर्क करते हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ हम इनको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे.
साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जीएस पेपर में जिस पार्ट में कवर होगा वहां पे ये पूरा लेक्चर जो है और अच्छे से कवर कराया जाएगा, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है दिस इज सम फ्यू इंट्रोडक्शन अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। उसके बाद जो है बेसिकली हमारी स्ट्रेट जीरो की टीम के द्वारा बहुत सारे आपके लिए जो है अच्छे अच्छे कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, लाइक पूरा जो है जो हम अभी कर रहे हैं एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, जिसमें कि जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक कवर कराया जाएगा। प्रीलिम्स स्पेसिफिक जीएस पेपर जो 1 और 2 जो होते हैं आपका सी सेट और सिंपल, जिसमें जीएस पेपर 1 में तो पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो पॉलिटी है, ये सब जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, एमपी का करंट आता है, ओवरऑल करंट आता है, इस सब को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद एमपी की मेंस की और प्रीलिम्स स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज रन कराई जा रही है। अगर आपको कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 1-2 बार जो मेंस दिए रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि अपना क्वालिटी ऑफ द कंटेंट कैसे रेडी किया जाए, कैसे जो है आंसर राइटिंग टेक्निक्स, कम कंटेंट या कम नॉलेज में भी आप आंसर को अच्छे से फ्रेम करें, तो उस काइंड ऑफ टेक्निक्स जो है उस काइंड ऑफ आंसर राइटिंग जो मेथड है, वे ऑफ राइटिंग है, हम उसको मेंस के पेपर डिस्कशन में सिखाते हैं। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और एट लास्ट जो है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो है इंग्लिश मीडियम में पूरे नोट्स अगर मतलब आपको प्रोवाइड चाहिए है हमारे द्वारा, तो हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। ओके, फॉर मोर क्वेरीज आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और इनमें भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है कोई भी कोर्स लेने से पहले, तो आप डायरेक्टली मेरा रेफरल कोड को भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी बेनिफिट, एटमोस्ट बेनिफिट उस लेक्चर के लिए होगा, उस कोर्स के लिए होगा, वो आपको मिल जाएगा, है ना। और रिगार्डिंग द क्वेरी, अगर आपको ज्वाइन करने से भी पहले कुछ डाउट्स हैं, डिस्कशन है, कुछ पूछना है, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना है, उन फ्रेंड्स को भी कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप जो है हमसे डायरेक्टली इस कॉन्टेक्ट के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव फ्रॉम टुडे लेक्चर। आज का हम जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रॉपिकल, जो पूरा हमारा जो इंडिया में ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल मिक्स क्लाइमेट जो है मिलता है, उस क्लाइमेट में भी बेसिकली वेजिटेशन किस टाइप का होता है, कैसा नेचुरल वेजिटेशन होता है। ओके, नेचुरल बेसिकली क्या कि मतलब वो जो है अपने आप बेसिकली पर्यावरण के थ्रू या मतलब नेचर के थ्रू अपन को मिल रहा है, राइट। ये नहीं कि हमने कोई पेड़ है कहीं पे जो एवरग्रीन कोई फॉरेस्ट या एवरग्रीन कोई प्लांट था, उसको हमने अपने घर पे लेके आ गए और बोल दिया कि ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो है, आप मैम बात करियो, ये तो हमारे यहाँ पे भी मिल रहा है ना। स्पेसिफिक मध्य प्रदेश में अगर मैं बोलूँ कि डेजर्ट टाइप का कैक्टस जो है वो सिर्फ डेजर्ट पे मिलता है, तो आप कहेंगे मैम मध्य प्रदेश में तो डेजर्ट इतना ज्यादा तो ड्राई लैंड है नहीं, तो फिर हम कैक्टस हमारे घर के बाहर कैसे लगा हुआ है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। कैक्टस जरूरी नहीं है कि ज्यादा पानी में रहेगा, नहीं, धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जो लीव्स है या जो इसके स्टेम वाला पोर्शन है वो और वाटरी हो जाएगा, है ना। उसकी जो बेसिकली अगर आपने देखा हो जो स्पाइक्स होते हैं उसके कैक्टस में, उसमें थोड़ी थोड़ी आपको फिर से लीव्स दिखने लगेगी, तो क्योंकि वो हैबिटेशन या फिर जो हैबिटेंट बेसिकली जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के लिए वो अपने आप को चेंज करते जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही नेचुरल वेजिटेशन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं। लाइक ट्रॉपिकल में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कैसा मिलता है, डेसिडुअस और मानसूनल टाइप कैसा होता है। डेसिडुअस मतलब कुछ समय के लिए तो जो है जब बहुत ज्यादा ड्राई टाइम आ जाता है तो ये अपना पतझड़ जो है आपने सुना होगा, ऑटम और स्प्रिंग सीजन, तो वो बेसिकली अपने पेड़ को शेड कर देते हैं। पेड़ को बेसिकली पेड़ में लीव्स को, पेड़ को नहीं शेड कर देते, लीव्स को शेड कर देते हैं। कि लीव शेड करने से क्या होता है कि वाटर लीव्स में बेसिकली स्टोमेटा या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा होता है ट्रीज का या प्लांट्स का। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि जब ट्रीज में कुछ ही लीव्स रह जाएंगी या फिर लीव्स शेड कर हो जाएंगी कुछ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या फिर चाहे वो ड्राई सीजन भी क्यों ना हो, तो ट्री जो है कुछ ज्यादा टाइम तक रह सकेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे डेसिडियस या मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। उसके बाद एरिड और डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन में क्या क्या मिलता है। फिर टाइडल और मैंग्रोव जो कि कोस्टल एरिया है आपके मालाबार, कोनकर या फिर नॉर्दर्न सिरकार, इस टाइप का जो पूरा जो आपका कोस्टल रीजन है वहां पे आपको टाइडल या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है। तो उस टाइप का वेजिटेशन कैसा होता है। और एट लास्ट माउंटेन या फिर इसको बोल दे माउंटेन फॉरेस्ट या टुंड्रा काइंड ऑफ वेजिटेशन जो कि ज्यादातर आपके पोलर रीजन में मिलती है ना। तो उस टाइप का जो फॉरेस्ट है वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा आपका माउंटेन काइंड ऑफ कैटेगरी में। तो हम इनको एक एक को देखते हैं।
पहले हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा एरिड जोन है ना, जहाँ पे हॉट डेजर्ट है। यहाँ पे आपका कैसा हो गया, यहाँ पे आपको हिमालयन टाइप ऑफ टेम्परेचर मिलेगा या क्लाइमेट और वेजिटेशन मिलेगा। ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, जो आपका मैं बोल रही हूँ डेसिडुअस पतझड़ वाला जो स्प्रिंग और ऑटम में जैसा सीजन आता है। फिर उसके बाद एवरग्रीन, यहाँ पे काफी बारिश होती है तो यहाँ पे साल भर जो है एवरग्रीन, कभी भी पेड़ जो है अपनी लीव्स को शेड आउट नहीं करते हैं, हमेशा जो है यहाँ पे पानी मिलता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से बहुत ग्रीनरी भी रहती है। ओके, और यहाँ पे आपका बेसिकली किस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे आपका जो है मिक्स टाइप का जो है आपका बेसिकली ये वाला मैंग्रोव और टाइडल वाला जो रीजन है वो आपका यहाँ पे कोस्टल वाले एरिया में कवर करेगा। ठीक है, तो हम इसको एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। जो ये जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसको हम देख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आपकी रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, एवरेज रेनफॉल अबाउट 200, कई बार ये 300 तक भी टच कर जाती है सेंटीमीटर्स तक। ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल इनका अबाउट 200 टेम्परेचर से भी अबाव होता है। एवरेज टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत गर्मी तो नहीं होती क्योंकि बारिश होती है और ग्रीनरी रहती है, तो ग्रीनरी की वजह से मौसम अच्छा रहता है। तो एवरेज टेम्परेचर भी यहाँ का 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पे हॉट भी होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है एरिया में, क्योंकि जब गर्मी आएगी और गर्मी को आसपास जो है पानी मिलेगा तो वो क्या करेगी, वो अपने अंदर होल्ड कर लेगी एयर बैग, जो एयर होती है वो पानी को रख लेगी, और उसकी वजह से जो है थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे ह्यूमिडिटी मिलती है। और यहाँ पे जो पानी है, मतलब पेड़ पौधे हैं, उनको प्रॉपर जो है फर्टिलिटी मिल रही है सॉइल में फर्टिलिटी क्यों मिल रही है, क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है ना, और पेड़ों को भी डायरेक्ट पानी भी मिल रहा है। तो इस वजह से पेड़ों की जो हाइट भी होती है ना, बहुत लंबे लंबे जो हाइट के पेड़ होते हैं 45 से 60 मीटर्स तक की हाइट के टोटल टॉल और डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ ज्यादातर आपको हार्ड वुड मिलती है, सॉफ्ट वुड वो एरिया में मिलती है जहाँ पे आपका पानी की अवेलेबिलिटी कम है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे हार्ड वुड मिलती है। जब मोस्टली जो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड वाला एरिया हो गया, या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे जो है आपको पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है ना। और इतना डेंस होता है यहाँ का फॉरेस्ट कि सन रेज जो है आपके पूरी सरफेस में जो है पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट इतना मतलब चिपके चिपके पेड़ लगे होते हैं, इतनी ग्रीनरी होती है कि बिल्कुल अर्थ तक जो है, अर्थ की सरफेस तक सनरेज पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, बेसिकली अगर इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लें, यहाँ पे कौन कौन से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते, तो रबड़ बहुत ज्यादा होता है, कोकोनट मिलता है यहाँ पे, इबोनी, महागोनी और पाम की ट्रीज जो है बेसिकली आपके आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, या ये एवरग्रीन प्लांट्स में आते हैं। ये कभी भी अपना पानी पत्ते जो है साल भर में शेड आउट नहीं करते। ओके, तो ये आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला हमने समझ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब कुछ टाइम के लिए, फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए जो है ये अपनी लीव्स को शेड आउट करते हैं। तो इस ये टाइप का जो एरिया होता है या इस टाइप का जो रीजन होता है, उसमें एवरेज रेनफॉल जो होती है आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर्स तक होती है। एवरेज हाइट जो होती है पेड़ की थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ड्राई सीजन हो जाता है, पानी कम, बारिश प्रेसिपिटेशन कम होता है, तो इसलिए यहाँ की जो एवरेज हाइट ऑफ पेड़ और प्लांट्स ट्रीज की होती है वो 25 से 45 मीटर्स तक होती है। इनकी जो है समर में इन लोग क्या है अपनी लीव्स को मोस्टली शेड कर देते हैं, जो है गिरा देते हैं। और ये इस टाइप का रीजन आपको शिवालिक, गंगा की वैली, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। ये इकोनॉमिकली ये इस टाइप के फॉरेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लाइक साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, दियोदार, महुआ। ये बेसिकली क्या होते हैं, इसकी जो वुड होती है वो सॉफ्ट वुड होती है, और ये सॉफ्ट वुड आपके फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा, पेपर इंडस्ट्री हुआ, तो ये सब के लिए सॉफ्टवुड ही हमारे काम आती है। तो इसलिए इकोनॉमिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कौन सा वाला रीजन, तो ये अपना हो गया जो आपका जो डेसिडुअस वाला, जो ये वाला जो एरिया हो गया आपका पूरा, जो जहाँ पे पतझड़ वाला मौसम आता है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब ट्रॉपिक्स तो पूरा इंडिया में जो है ट्रॉपिकल रीजन ही है, और डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा है, राइट। उसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। मतलब सबसे पहले तो एवरग्रीन आया, उसके बाद मतलब बहुत हरियाली, उसके बाद थोड़ी सी मतलब गर्मी आई तो पेड़ों ने अपनी लीव्स को शेड आउट कर दिया, दैट इज डेसिडुअस। और उसके एट लास्ट आता है आपका ड्राई फॉरेस्ट, मतलब पानी भी आता है, बारिश होती है, एवरेज रेनफॉल अराउंड 50 से 100 सेंटीमीटर्स तक होती है, लेकिन बहुत डेंस जो है आपके, या बहुत हाइटेड आपको पेड़ पौधे यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ग्रीनरी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नॉर्मल हाइट जो पेड़ पौधों की होती है वो 6 to 9 मीटर्स तक की होती है। ये वाला एरिया बेसिकली आपका पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ईस्ट
ईस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट मिलता है। और बेसिकली यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज भी मिलती है और कुछ ग्रासलैंड टाइप के भी एरिया मिलते हैं, लाइक नीम देखा जाए, शीशम देखें, शीशम को आपने डेसिडुअस में भी देखा और ड्राई एरिया में भी ये लग जाता है। बबूल होता है, बबूल में भी कांटे वगैरह होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। पीपल का पेड़ हो गया, मैंगो का पेड़ हो गया, तो ये ज्यादातर आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, ये ड्राई फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होती और इनको बहुत ज्यादा रेनफॉल की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये ड्राई डेसिडुअस आपका जो हो गया, ये वाला जो पूरा एरिया हो गया, ये आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया ना, मध्य पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये एक तरीके से ट्रांजिशनल जोन है, ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा जो है मिक्स मैच भी होता है टेम्परेचर्स का, ठीक है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे भी ड्राई पूरा एरिया जो है यहाँ पे भी मिलता है और थोड़ा सा पार्ट आपका एक्सटेंशन भी कर लेता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एरिड और डेजर्ट फॉरेस्ट। ये जो आपका पूरा एरिड और डेजर्ट फॉरेस्ट है, यहाँ पे मिलता है। इसमें रेनफॉल आपकी 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, राइट। यहाँ पे बेसिकली आपको स्मॉल लीव्स मिलेंगी, थिक बार्क मिलेगा, तना बहुत वो जो है बहुत मोटा मिलेगा और रूट्स बहुत अंदर तक जो है गई हुई होंगी ड्यू टू सर्च ऑफ वाटर, है ना। तो इस वजह से इनकी रूट जो है थिक होती है। जब इन पेड़ों को उखाड़ा जाता है ना जमीन से, तो काफी अंदर तक गड्ढा करना पड़ता है, तब जाके इनकी पूरी रूट्स जो है वो पूरी बाहर निकल पाती है, क्योंकि ये पानी के सर्च की वजह से रूट्स, जितना पेड़ बाहर होता है ना उससे ज्यादा पेड़ अंदर तक इसकी रूट्स फैली होती है, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन वाइल्ड डेट्स जो है एक कॉमन इन दीज डेजर्ट, मतलब इंडियन वाइल्ड डेट एक तरीका का प्लांट है जो कि यहाँ पे इस डेजर्ट पे बहुत ज्यादा फेमस है। बेसिकली आपका वेस्टर्न राजस्थान, साउथ वेस्टर्न हरियाणा, पंजाब, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में इस टाइप का आपको एरिड और डेजर्टिक फॉरेस्ट मिलता है। इसमें किस किस टाइप के पेड़ पौधे आते हैं, वेजिटेशन आता है, लाइक स्मॉल साइज किकर, बबूल का पेड़, अकैसिया, बुशेस, शर्ब्स, आपका कैक्टस भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉरेस्ट्री कौन से रीजन की, एरिड और डेजर्टिक रीजन की, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका टाइडल फॉरेस्ट, जो कि बेसिकली आपके कोस्टल रीजन में मिलता है ना। तो ये कोस्टल रीजन में आपको टाइड से बचाने के लिए, आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन फॉरेस्ट है ना। तो सुंदरबन फॉरेस्ट बेसिकली इतने जो है मतलब अच्छे, जो मतलब बोलना चाहिए स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्री होते हैं, कि जब टाइड्स आती हैं तो ये अपन को टाइड से बचाता है। जब साइक्लोन्स और टाइड्स आती है, सुनामी आती है पानी से, तो ये इसको बचाता है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट। तो दीज फॉरेस्ट ज्यादातर आपके कोस्टल रीजन में मिलेंगे, ठीक है, एज ऑफ द डेल्टाज में, इसीलिए इसको कोस्टल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपका मैंग्रोव्स या सुंदरी ट्रीज ज्यादा मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ बुशेज और फर्न्स भी मिल सकते हैं। कई कोस्टल रीजन ड्राई आउट भी होते हैं, है ना, या सैलिनिटी भी वहां पे हो ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से आपको स्पाइक्स वाले जो है कटीले पेड़ पौधे, झाड़ी झंकाल भी मिल सकती है। और इनको हेलोफाइटिस बोला जाता है। हेलोफाइटिस मतलब वो पेड़ पौधे जहाँ पे जो कि सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोस्टल रीजन के जब ये लोग मिल रहे हैं तो उनको पानी तो भरपूर मिल रहा है, लेकिन ये जो पानी है वो आपको यहाँ पे अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से मिल रहा है। तो मोस्टली ये जो पानी है वो क्या है, सैलाइन वाटर है, राइट। तो सैलिनिटी को ये टॉलरेट कर लेते हैं, तो इसीलिए इस सैलिनिटी को टॉलरेट करने के लिए उनको बोला जाता है हेलोफाइटिक प्लांट्स, ओके। तो टाइडल फॉरेस्ट आर हेलोफाइटिक। तो ये आपके कौन कौन से रीजन में मिलते हैं, लाइक सुंदरबन वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, अंडमान निकोबार, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, पूरा मतलब जो आपका कोस्टल एरिया है ना पूरा, वहां पे आपको टाइडल फॉरेस्ट मिलता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये आपको मतलब माउंटेन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपके हाइट या फिर एक तरीके से बोला जाइए कि आपके जो है माउंटेन वाले रीजन में है, हाइट वाले रीजन में है, उनको क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो कंसिडरेबल ये ज्यादातर आपके स्लोप ऑफ द माउंटेन में मिलते हैं। यहाँ पे फुट हिल्स में अगर आप देखें तो बारिश भी काफी होती है, लगभग 1500 मीटर्स तक जो है, या मतलब जो बारिश होती है आपकी 200 सेंटीमीटर्स तक होती है। तो इस वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी हाइट भी करीब 1500 मीटर्स तक चली जाती है, जैसे कि साल, टीक, बैम्बू केन, इस टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हायर लैटिट्यूड में है जो है, वहां पे आपको लाइक रोहेंडरॉन या फिर जेनिफर अगर आपने सुना हो पेड़ पौधे, तो इस टाइप के जो है आपको और हाइट पे मिलते हैं। मतलब नीचे स्लोप पे आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे साल, टीक, बैम्बू। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप 1500 to 3500 मीटर्स तक, तो वहां पे थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसकी टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है वहां पे स्पर, फाइन, इस टाइप के जो है प्लांटेशन मिलेगा।
और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है और हायर एल्टीट्यूड में जब हम बात करते हैं तो वहां पे रोडेड्रॉन या जेनिफर टाइप के मिल जाते हैं, है ना। आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा तो इसी टाइप के दिखते हैं वो। और बियॉन्ड दिस वेजिटेशन जो है इसके बाद जब है वो पूरा आपको पोलार काइंड ऑफ रीजन मिलता है जहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन होता है, मतलब एल्पाइन ग्रासलैंड होगी, वेजिटेशन की बेल्ट जो है बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से नैरो होगी, वहां पे पूरी स्नो फील्ड होगी, ग्लेशियर्स होंगे। तो इस वजह से बिल्कुल हाइट में तो आपके मोर देन जो है आप 4000 तक के मीटर की हाइट में देखें तो वहां पे आपको बिल्कुल ग्रासलैंड या एल्पाइन टाइप ऑफ मिलता है वेजिटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका माउंटेन काइंड ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर इंडिया में कैसा है, किस किस एरिया में जो है ज्यादा फॉरेस्ट होता है ना, किस एरिया में आपको, किस एरिया को आप जो बोलते हो डेंसली फॉरेस्ट बोलते हो, या किस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ब शॉप्स मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका पूरा एरिया होता है उस मतलब उसको सब डिवीजन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो जैसे कि रिसेंट में अगर हम 2015 का ज्योग्राफिकल एरिया अगर अंडर फॉरेस्ट कवर देखें तो 34% है, जो कि टोटल अगर हेक्टेयर कितना मिलियन हेक्टेयर एरिया में कवर है तो ये 34% जो आपका 63.73 एरिया में कवर है। और अगर लास्ट 10 ईयर्स का अगर अपन फॉरेस्ट देखें तो ये अराउंड 3.31 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो बढ़ा भी है। पहले मतलब 60 हेक्टेयर्स था, उसके बाद जो है अब करीब 63 हो गया। ओके तो मतलब आपका 0.46 जो है इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर, कुछ ना कुछ साल में धीरे धीरे सालों में इंक्रीज हो रहा है। तो अच्छी बात है कि अपनी जो है ग्रीनरी या एफॉरेस्टेशन के इनिशिएटिव के द्वारा फॉरेस्ट कवर जो है अपना बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ड्यू टू फॉरेस्ट्री मतलब बेसिकली आपका जो फॉरेस्ट लैंड है वो खत्म क्यों होता जा रहा है, एक तो सबसे ज्यादा ओवर ग्रेजिंग, अपन बहुत ज्यादा जो है ओवरग्रेड कर लेते हैं, मतलब पेड़ों को काट लेते हैं, या जीव जंतु जो है बहुत ज्यादा उनको चारा वगैरह खिला देते हैं, दे देते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है वो वहां पे फॉरेस्ट जो है आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन ही बात करें हम। उसके बाद फायर हो जाती, कई बार आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है तो एकदम से जो क्या है कि बड़ी बड़ी चट्टाने या कई लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से स्पार्कलिंग होती है। दो पत्थर को देखा होगा आपने, जब पुराने अर्ली मैन जो जब वो पत्थरों को ऐसे घिसते थे तो उसकी वजह से स्पार्क आती है। और यहाँ पे मोस्टली कई जगह पे आपको ड्राई फॉरेस्ट भी मिलते हैं, है ना। तो वो ड्राई फॉरेस्ट में क्या होता है, लीव्स जो होती है उनकी मोस्टली ड्राई होती है, तो वो लीव्स जो है आग पकड़ लेती है और पूरा बहुत बड़ा एरिया में जो है फायर हो जाती है, उसकी वजह से आग लग जाती है। फिर उसके बाद हम जो है वुड इंडस्ट्री के लिए, फूड के लिए, फूडर के लिए, इन सब के लिए भी जो है अपन जो है ट्री को कट कर लेते हैं। और एक लास्ट जो है वो झूम सिविलाइजेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे शिफ्टिंग सिविलाइजेशन, मतलब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बेसिकली जो ये कुछ कल्टीवेशन जो होते हैं, कुछ जो ट्राइब्स होती हैं, लोकल एरिया ट्राइब्स होती है, उनको बहुत ज्यादा जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री इन सब का नॉलेज नहीं होता है, तो उन लोग क्या करते हैं एक बड़े एरिया में काफी टाइम तक रहते हैं। फिर उसके बाद जब उनको लगता है कि यार अब तो बहुत फर्टिलिटी आ नहीं रही, बहुत अच्छी ग्रोथ हो नहीं रही प्लांट्स की, तो वो क्या करते हैं उसमें उस जगह पे पूरी अपनी जो है बर्न कर देते हैं अपना पूरा एग्रीकल्चर, या उसको स्टबल बर्न भी बोलते हैं, जो रेसिड्यू होता है प्लांट का उसको पूरा बर्न करके ये दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर ये 10-15 साल ऐसे करते हैं, फिर उस एरिया को जला देते हैं। तो उस एरिया की जलाने की वजह से बहुत ज्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, हमारा जो फॉरेस्ट लैंड जो है वो खराब हो जाता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री। ओके, अब कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी होंगे कि गवर्नमेंट को पता, मतलब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ देखते रहे कि नहीं यार अच्छा है चलो अपने आप जंगल खत्म हो रहा है अपने आप लोग पेड़ लगा लेंगे, नहीं, गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव्स रखती है। तो इस इनिशिएटिव्स में लाइक उन्होंने आपको रिजर्व ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है दे दिया। रिजर्व मतलब आपको इसको रिजर्व ही करना है, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब कि यहाँ ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ से आप जो है फर्नीचर के लिए लकड़ी नहीं काट सकते। तो इस टाइप से आप पूरा फॉरेस्ट को कंजर्व कर दिया गया है। फिर कुछ प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं, मतलब चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को जो है जागरूकता मतलब पहुंचाई जाए। लाइक वन महोत्सव प्रोग्राम की वन में जाके जो है कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं, डांसिंग, म्यूजिक, या फिर कुछ एग्जीबिशंस होते हैं। तो इस टाइप के महोत्सव होते हैं, कल्चर होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ताकि लोगों को फॉरेस्ट का लगे कि नहीं यार फॉरेस्ट होने चाहिए, हमको जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ऐसी एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, वो भी प्रमोट करता है कि फॉरेस्ट को कैसे प्रॉपरली प्रिजर्व करना है, बनाना है, कैसे हमें एफॉरेस्टेशन करना है। और कुछ हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेशनल फॉरेस्ट
पॉलिसी की बात कर लेते हैं तो ये 1988 में आई थी। ओके, जो कि बोलता है कि उसने क्या किया कि बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, मतलब एक तरीके से जीव जंतु जो है या फिर वेजिटेशन खराब हो रही है, या फिर उसको बढ़ाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट लैंड जो है डिफॉरेस्ट हो रहा है तो उसको एफॉरेस्टेशन करने के लिए, ज्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए, या फिर सॉइल इरोड जो हो रही है, जो इतना ज्यादा इरोजन हो रहा है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का, उसको जो है बचाने के लिए जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वर्क करता है ना। इसका अराउंड इनका जो टारगेट है कि पूरे जो इंडिया की जो कॉन्टिनेंट एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसमें अराउंड 33% जो है ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर हो। और बेसिकली ये प्रमोट करता है कि सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे कि हम आप लोग सब मिलके भी सोशली जो है ए फॉरेस्ट करें, लोग मतलब लोगों को जागरूक भी करें और खुद भी पेड़ लगाएं। इसलिए कई बार देखते हैं कि लोग जो है अपने बर्थडे में या कोई भी कोई हैप्पी डे होता है उनका साल भर में, तो उन लोग अपने घर पे या कहीं पे भी फॉरेस्ट में जाके पेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो सोशल फॉरेस्ट्री का इनिशिएटिव भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू लिया जाता है और अंडर भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करती रहती है। जैसे वन महोत्सव भी करती है तो उसमें भी वो बताते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, इनसे ये अच्छा होता है, ये अपन को ऑक्सीजन देते हैं, है ना, टेम्परेचर अच्छा होता है, बारिश वगैरह प्रेसिपिटेशन या क्लाइमेट को बिल्कुल मॉडरेट रखने में भी टेम्परेचर, मतलब बेसिकली जो है फॉरेस्टेशन का अपना एक वो चीज है, मतलब एक अपना बेसिकली क्या बोलना चाहिए कि अपना उनका पूरा सिस्टम है। अगर अपन फॉरेस्ट को डिग्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करेगा, तो इम्पैक्टफुल जो है इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए हमें हर चीजों को एक लिमिट तक ही डिफॉरेस्ट या फिर हर चीज एक डिग्रेड करनी चाहिए, राइट। तो इसी के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती रहती है। अब आते हैं हम सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट में। तो बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री मेनली रिड्यूस द प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बाय प्लांटेशन ट्रीज, स्पेशली फूड फ्यूल। तो बेसिकली क्या होता है, कई लोग जैसे गांव के होते हैं या फिर ट्राइब्स होती हैं, तो वो ज्यादातर वो लोग जो है लकड़ी को एज एन खाने को गर्म करने या फूड बनाने के लिए जो है यूज करते हैं, है ना। टिम्बर जो है वो घर वर के शेडिंग के लिए, इन सब के लिए जो यूज करते हैं। तो इनका बेसिकली कहना है कि आप जो है वो पेड़ को अपने आसपास ही कुछ जगहों पे लगा लीजिए, ताकि जो सोशल फॉरेस्ट्री, जो आप मेन फॉरेस्ट लैंड है, उसको आप डिग्रेड भी नहीं कर पाओ और आपका फूड जो है सप्लाई, जो आपका वुड जो आपको जितना सप्लाई होना है वो आपकी जो है वुड की सप्लाई भी होती रहे। तो बेसिकली इसलिए एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, एडिशनल इनकम भी दे देती है, और सोशल फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है नेशनल पॉलिसी का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, वो भी उनका पूरा हो जाता है। तो यही पूरा जो टर्म, मतलब इसी सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है वो इसी के इर्द गिर्द गिरती है, मतलब घूमती है कि हमें कैसे फॉरेस्ट को जो सोशली जागरूक होके जो है बचाना भी है, और जो हमारी नीड्स है फॉरेस्ट से रिलेटेड उसको हमें पूरा जो है मतलब एक तरीके से कंप्लीट भी करना है, राइट। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री का जो जिसमें कि फॉरेस्ट्री को हम एग्रीकल्चर के साथ ही लगाएं। बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जो नॉर्मल लैंड है जहां पे अपन जैसे अपन ने मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ी थी लास्ट क्लास में, राइट। तो उसमें क्या था कि हम जो फूडर वेस्ट है, या फिर जो फूडर वेस्ट नहीं बेसिकली बोलना चाहिए कि जो एनिमल्स के लिए जो हम खाना देना होता है, वो अगर हमें सॉइल इरोजन से रोकना है तो उसमें हम क्या करें कि एक लैंड, जैसे कि मान लीजिए इतना कोई लैंड है, उसके हमने चारों तरफ ये झाड़ी झंकार या जो काऊ वाऊ जो खाते हैं फूडर्स वगैरह, तो उस टाइप को हम उसको जो है ग्रो कर लें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे काऊ के लिए जो खाने के लिए बच्चे मतलब बनेगा या उगेगा वो भी उनके भी उपयोग में आ जाएगा। और हमारा सॉइल इरोजन क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एक जगह पे आती है, तो जब विंड बहुत तेज आई तो उसने क्या देखा, यहाँ पे थॉर्नी टाइप का थॉर्नी बुशेस लगी हुई हैं और बीच में एक सेम पैटर्न ऑफ प्लांटेशन है या क्रॉप्स लगी हुई है, फिर उसके बाद थॉर्नी बुशेस है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि इरोजन जो है सॉइल का वो बच जाता है। तो ऐसे ही हम एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ ही हम थोड़े बड़े बड़े जो है पेड़ पौधे लगा दे, जो कि बड़े पेड़ जो होंगे इन फ्यूचर क्या होगा, वो हमें टिम्बर भी देंगे, फ्रूट्स भी देंगे, और जब अगर हमें इनसे जो है वुड की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको वुड की भी रिक्वायरमेंट को अपनी प्रॉपर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है एग्रो फॉरेस्ट्री का, जिसमें कि हम जो कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने जो आपके लैंड एरिया है, जो वेस्टेज ऑफ द लैंड कई बार हो जाता है, तो उसमें जो है आप फॉरेस्ट काइंड ऑफ जो है प्लांट जो है उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपके सॉइल के लिए शेल्टर, आपके कुछ एरिया के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे और आपको सिंपल टिम्बर, फूडर, फ्यूल्स ये सब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री। अब उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद आता है हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, मतलब कि हम एक कम्युनिटी वाली एरिया में, जो कोई एक लैंड
लैंड है जो कि पूरे कम्युनिटी के द्वारा गवर्न कराई जा रही है, या पूरी एक कम्युनिटी सोचे कि नहीं यार हमें ना पेड़ पौधे लगाने, एक कॉलोनी बनानी है पूरी, जैसे कॉलोनी होती है ना उसी में आसपास थोड़ा सा एरिया बचा है, वहां पे जो है आप फॉरेस्ट्री करते हैं, यहाँ पे वहां पे बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, फॉरेस्ट जैसे जो ट्रीज है प्लांटेशन करते हैं उनका, तो दैट कॉन्सेप्ट कम्स अंडर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। और एक फॉरेस्ट्री बाय ऑफिशियल्स भी होता है, जो कि आप जैसे रोड के किनारों पे या कैनल्स हो गई, रेलवे लाइन्स हो गई, वहां पे आप इर्द गिर्द उसके पास में जैसे रेल की लाइन है उसके आसपास आप जब पूरी लेन देखते हैं, एक पूरी लाइन टाइप के जो है फॉरेस्ट खिंचे लगे होते हैं, एक जैसे फॉरेस्ट दिखता है, तो वो क्या है गवर्नमेंट के द्वारा जो है फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। तो ये क्या है आपसे डायरेक्टली 3 मार्कर्स में ये कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं कि कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होता है, डिफाइन फॉरेस्ट्री बाय ऑफिशियल, तो ये सब जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक ओवरऑल अगर आपसे जब पूछे कि व्हाट आर द इनिशिएटिव डन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो करे गए हैं, उठाए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं, उसमें जो है ये कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप के जो है कॉन्सेप्ट आते हैं। अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट उसको अब इतने में ही नहीं रुकती है, गवर्नमेंट कुछ फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन भी करती है, जिसमें हमने बात किया ना कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं या रिजर्व फॉरेस्ट टाइप के बनाती है, तो ये प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट में जो है गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लाती है, जिसमें कि एक ऐसा एरिया जो कि सुपरविजन में होता है किसके, गवर्नमेंट के, और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो होता है प्रोविजन पे कि आपको फॉरेस्ट को रिजर्व करना ही है, मतलब उसको कंजर्व करना है, बचा के रखना है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक की एंट्री नहीं होती है, वहां पे जो आजू बाजू के जो लोग हैं वहां पे टिम्बर या ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, अपने गाय भैंस वहां नहीं चरा सकते हैं, बकरियां नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो ये पूरा जो है इस ये एरिया जो होता है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आता है। और इन इंडिया जब अगर हम टोटल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डेटा में देखें जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट में, उसमें अराउंड 54% जो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट में ही आ जाता है। हैज फुल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती है। बंदा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी वहां पे होते हैं ना, वो लोग भी जो है बेफिजूल के जो है ये फॉरेस्ट को नहीं जो है कट कर सकते, या अपने आप कोई फॉरेस्ट जो बहुत आंधी तूफान आई और कुछ कोई पेड़ गिर गया तो उसको जो है उठा के उसका भले यूज वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पूछ के जो है करते हैं, तब जाके वो कर सकते हैं। बहुत ही मतलब हाईली सिक्योर्ड जो बोलना चाहिए कि एक पूरा एरिया होता है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। और सब टाइप की जो ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो प्रोहिबिटेड होती हैं अगर गवर्नमेंट उसको परमिट नहीं करती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई आंधी तूफान में 4-5 पेड़ गिर गए, वो जो है पास की कम्युनिटी को अगर गवर्नमेंट चाहे तो दे देगी। फॉरेस्ट में जो लोग काम करते हैं अगर उसका कुछ यूज है उनको तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है बिल्कुल आप रिजर्व फॉरेस्ट में जो है बाकी सारा जो है वो पूरा प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टेड एरिया। ये भी एक नोटिफाइड मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू ये आप प्रोटेक्टेड एरिया गवर्नमेंट ही नोटिफाई करती है। इसमें जो है ये परमिटेड तो होता है इसमें कुछ एक्टिविटीज, लेकिन मतलब जब तक प्रोहिबिटेड नहीं है, जब तक लगता है कि लोग जो है गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं लोग जो है ओवर ग्रेजिंग या अपने गाय भैंस को ज्यादा जो है ग्रेज करा रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट उसकी वजह से डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट फिर से जो है परमिशन हटा सकती है, ठीक है। ये इसमें भी एक लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता ही है ना। जैसे लोकल कम्युनिटी अपने ग्रेजिंग करने के लिए एनिमल्स वगैरह को ले जा सकती है, कुछ वहां के फ्यूल्स वगैरह, वुड जो फ्यूल के लिए यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए, तो इन सबको यूज कर सकती है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट बोलती है तो, है ना। और ये अराउंड 29% कवर करता है। तो सबसे ज्यादा आपका रिजर्व फॉरेस्ट, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक आता है आपका अनप्रोटेक्टेड, जो कि अपना अपन ने पढ़ा ना कम्युनिटी रिजर्व की तरह, या अपन एग्रो फॉरेस्ट्री से जो फॉरेस्ट उगाते हैं वो जो है वो फॉरेस्ट अराउंड 18% जो होता है टोटल फॉरेस्ट एरिया का आता है। तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कर रही है रिजर्व फॉरेस्ट का वही कवर हो जाता है। उसके बाद ये इस टाइप का जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है बेसिकली गवर्नमेंट इन सब के लिए नेशनल पार्क, बेसिकली इसमें वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट होती है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, और तो आपका जो है फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट होता है। तो रिलेटिवली ये नेशनल पार्क का भी कॉन्सेप्ट इन्हीं में से निकला हुआ है कि जिसमें कि लार्ज एरिया ऑफ जो लैंड है जिसमें एनिमल्स और बेसिकली एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज का इंटरेक्शन बहुत कम हो पाए ताकि फॉरेस्ट जो है कंजर्व रहे, राइट। तो ये इस टाइप के ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व भी गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट को और एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए कर सकती है। इसमें भी अलग अलग एरिया होती है, लाइक आपका पूरा मॉनिटरिंग जोन जो कोर होती है, फिर बफर में कुछ लोग रह सकते हैं, कम्युनिटी इनका जो आसपास में पेड़ पौधे हैं उसका टिम्बर वो फ्यूल वुड की तरह यूज कर सकती है। और फिर एक पूरा जो आपका एक जो कंजर्वेशन टेरिटरी बनाई जाती है वहां पे जो है आपके
आपका थोड़ा बहुत सेटलमेंट या मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व में। ये लगभग सेम ही होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस जो हटाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि आप कुछ कुछ एनिमल ग्रेजिंग टूरिज्म के लिए अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना। तो इस वजह से जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग एक तो जानकारी लेके इस एरिया में कौन किस टाइप के एनिमल्स, किस टाइप के पेड़ पौधे, जो एक तरीके से एनवायरमेंट लवर जो होते हैं उन लोगों को इस टाइप की चीजों में घूमने में बड़ा मजा आता है। तो इसलिए भी टूरिज्म से गवर्नमेंट को भी अर्निंग मिल जाती है, ताकि वो फिर से एनिमल्स और वहां के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो पाए और टूरिज्म बढ़ जाए। तो इसलिए सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट आता है। ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व तो बेसिकली एक यूनेस्को जो होता है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू पूरी ऑल इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। ठीक है, जिसमें कि आपको प्राइवेट लैंड या गवर्नमेंट की लैंड में आउटर जोन्स जो है अलग अलग से बटे होते हैं। जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व का ही ये पिक्चर है, जिसमें कि आपको अलग अलग कोर रीजन आपका हो गया, बफर जहां पे थोड़ा सेटलमेंट डाला हुआ है, ये ट्रांजिशन है जहां पे इसके बाद से फिर आपकी मेन एरिया जहां पे लोग रहते हैं उस टाइप का एरिया आ जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी एक तरीके से कंजर्वेशन जोन है, रिजर्व जोन है। ठीक है, और फिर उसमें ये आपकी आ गई कोर, जहां पे सेंट्रल एरिया जो होता है जहां पे वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब होता है, वहां पे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, जैसे पेड़ पौधे लग रहे हैं, जैसे एनिमल्स है वहां पे उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बफर जोन में थोड़ा बहुत ग्रेजिंग, फिशिंग, अगर वहां पे मान लीजिए कि एरिया में एक तालाब भी है, वहां फिशेज है, तो आप लोकल एरिया कम्युनिटी के लोगों को बफर जोन में फिशिंग अलाउ कर दी जाती है। लेकिन लगता है कि ये ओवर फिशिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, एनिमल्स को लॉस हो रहा है, वाटर एनिमल्स को लॉस हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट फिर से जो है इसमें प्रोटेक्शन या फिर प्रोहिबिशन लगा सकती है। ट्रांजिशन जोन जो होती है आउटर मोस्ट एरिया होती है, उसके बाद आपका पूरा एरिया जो है, मतलब फिर उसके बाद आपके रोड, रेल, इवन द कोई मतलब शहर भी आ गया, कुछ भी इस टाइप की जो एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुला रहता है। तो ट्रांजिशन जोन उसके लिए होता है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन रिजर्व। ये बेसिकली एक स्टेट गवर्नमेंट जो बेसिकली कंजर्व करती है, कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व रन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उनको गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पर फॉलो स्टेट गवर्नमेंट करता है। लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व टोटली जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही होते हैं। कुछ एरिया ऐसे जो गवर्नमेंट की लैंड है वहां पे जो है नेशनल पार्क, सेंचुरीज या इस टाइप से प्रोटेक्टेड एरिया को बनाना, वो अगर लग रहा है कि नेशनल पार्क भी कम पड़ रहा है, वहां पे बहुत अच्छा कोई फॉरेस्ट है, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो खराब हो रहा है, तो जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उतने से एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व में डिक्लेयर कर सकती है। फिर उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व जो है, कम्युनिटी रिजर्व भी गवर्नमेंट जो है प्रमोट करती है कम्युनिटी को या फिर कोई प्राइवेट लैंड को या कोई कम्युनिटी, कोई संस्थान, किसी की जो जमीन है उस पे जो है आपका फॉरेस्टेशन करना, नेशनल पार्क कंजर्व करना, कुछ एनिमल्स का प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, है ना। तो उन सब के लिए जो है कम्युनिटी रिजर्व का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारे जो अपने कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली ये हमारे फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए, जो इतना ज्यादा बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो ज्यादातर हमारा डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, तो वो डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में चेंज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने आज डिस्कस किया, ये डायरेक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कवर करता है आपके मेंस के एग्जाम में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से बोलती हूँ, नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछिए, फिर से अगर लगेगा तो, अगर मुझे लगेगा कि नहीं बहुत सारे बच्चों को डाउट है तो मैं फिर से उसको और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, मुझसे ज्यादा जो मतलब मैं इतना इजी आपको जो है मतलब ज्योग्राफी को एज एन प्लेवे मेथड से पढ़ा रही हूँ ना, तो इतना इजी आपको बहुत अच्छे से इसमें बहुत ही मतलब मैं बता रही हूँ आपको 90% चीजें जो है आपको वीडियोस को सुनते सुनते पता चल गई होंगी या याद हो गई होंगी। कुछ जो 10% जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको आप बार बार वीडियोस पढ़िए, नोट्स को देखिए, अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, तो आपका जो है पूरा मतलब ये एग्जाम जो है क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और एट द एंड हमारा मोटिवेशन ही मेन एम होना चाहिए। ज्ञान तो जो है, नॉलेज जो है सबको आती है, बस जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो सिर्फ आती है आपकी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या आपकी ऑरा की वजह से। ठीक है, तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, और कुछ भी अगर मोटिवेशन से भी रिलेटेड अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।